एपिसोड 4। हेलो। दक्ष के मन में शंका थी, पर कालिका के चेहरे पर विश्वास की चमक थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और दक्ष से कहा, आराध्या की आत्मा में वह शक्ति है जो एक विजयोत्तर को चाहिए। उसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और उसकी तीखी बुद्धि उसे समय के रहस्यों को समझने में मदद करेगी। कालिका ने फिर आराध्या की ओर देखा, जो अभी भी उस बड़े बोझ से अनजान थी जो उसके कंधों पर आने वाला था। कालिका ने अपने हाथ उठाए और एक अजीब सी रोशनी उनके हाथों से निकलकर आराध्या की ओर बढ़ी। रोशनी ने आराध्या को घेर लिया और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह चमक थी ज्ञान की, शक्ति की और उस अनंत समय की जिसे अब उसे संभालना था। दक्ष ने यह सब हैरानी से देखा। उसके अंदर एक अजीब सा मिलाजुला एहसास था, गर्व, चिंता और थोड़ा सा डर भी। उसने सोचा, क्या आराध्या इस जिम्मेदारी को उठा पाएगी? क्या वह समय के दुश्मनों का सामना कर पाएगी? समय तेजी से बीतने लगा। आराध्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। कालिका ने उसे विजयोत्तर की शक्तियों के बारे में सिखाना शुरू कर दिया था। आराध्या अब बचपन की सरलता से निकलकर एक गंभीर और समझदार लड़की बन चुकी थी। उसके अंदर समय को महसूस करने की क्षमता बढ़ती जा रही थी। कभी कभी वह अनजाने में ही भविष्य की झलक देख लेती या अतीत की गूंज सुन लेती। एक दिन एक पुराना शत्रु, कालचक्र, जो समय को उल्टा घुमाना चाहता था, फिर से जाग उठा। उसकी शक्तियों से दुनिया में अफरा तफरी मच गई। समय आगे पीछे होने लगा और लोगों की यादें गड़बड़ाने लगीं। दक्ष ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। यह वह समय था जब आराध्या को अपनी शक्तियों का उपयोग करना होगा। आराध्या ने भी अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसके चेहरे पर अब बचपन की मासूमियत की जगह दृढ़ता थी। उसने कालिका और अपने पिता दक्ष की ओर देखा। कालिका ने उसे आशीर्वाद दिया और दक्ष ने उसे गर्व से देखा। क्या आराध्या कालचक्र को रोक पाएगी और समय को उसके सही मार्ग पर वापस ला पाएगी? क्या वह सही मायनों में समय की रक्षक बन पाएगी? कालचक्र की शक्ति से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई थी। शहर की घड़ियां कभी तेज चलतीं, कभी रुक जातीं और लोगों की यादें धुंधली पड़ने लगी थीं। कहीं कोई अपने बचपन की घटना को भूल जाता तो कहीं कोई आने वाले कल को बीते हुए पल में देख लेता। चारों ओर भय और अस्पष्टता का माहौल था। दक्ष ने अपनी बेटी आराध्या की आंखों में देखा। उस मासूमियत के पीछे अब एक अद्भुत शक्ति और ज्ञान चमक रहा था। उसने कालिका की ओर इशारा किया, जिन्होंने एक गहरी सांस ली और आराध्या से कहा, बेटी, समय ने तुम्हें चुना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें कालचक्र को रोकना होगा। आराध्या ने सिर हिलाया। उसके अंदर एक अनजानी सी ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने चारों ओर समय के प्रवाह को महसूस किया। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसकी नजरों में एक नई दृष्टि थी। उसे समय की उलझी हुई तारें दिखाई देने लगीं, जिन्हें कालचक्र ने बिगाड़ दिया था। कालचक्र एक पुरानी अंधेरी शक्ति थी जो समय को नियंत्रित करके अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहती थी। वह एक घने जंगल के भीतर एक प्राचीन मंदिर के गर्भ में छुपा हुआ था। आराध्या ने बिना किसी डर के उस मंदिर की ओर कदम बढ़ाया। दक्ष और कालिका उसके पीछे थे, पर उन्होंने आराध्या को आगे बढ़ने दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यह उसका अपना युद्ध था। मंदिर के अंदर काल की ध्वनि गूंज रही थी। काल चक्र एक विशाल घूमते हुए चक्र के रूप में प्रकट हुआ, जिसके हर दांत से समय की धारा उलझ रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसकी आवाज गरज रही थी, क्या तुम, एक छोटी सी बच्ची, समय के चक्रव्यूह को समझ पाओगी? आराध्या मुस्कुराई। उसने अपने हाथ उठाए और उसके चारों ओर एक श्वेत रोशनी का घेरा बन गया। उस रोशनी से समय के छोटे छोटे टुकड़े अलग होने लगे।
उसने कालचक्र को अपनी शक्ति से रोकने की कोशिश की। कालचक्र और भी तेज घूमने लगा और समय और अधिक उलझने लगा। आराध्या ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने समय की हर एक कड़ी को महसूस किया और उसे वापस सही जगह पर रखने की कोशिश की। यह एक कठिन लड़ाई थी, पर आराध्या के भीतर एक अद्भुत शांति थी। उसने याद किया जो कालिका ने उसे सिखाया था। समय को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे केवल समझा जा सकता है और उसके साथ बहा जा सकता है। अंत में एक तेज रोशनी आराध्या के हाथों से निकली और सीधे कालचक्र के बीच में जा लगी। कालचक्र का घूमना धीरे धीरे कम होने लगा और उसकी शक्ति धुंधली पड़ने लगी। समय अपनी सही दिशा में वापस आने लगा और दुनिया में फिर से शांति छा गई। आराध्या ने कालचक्र को हरा दिया था, पर क्या यह समय के रहस्यों का अंत था या केवल एक नई शुरुआत? क्या उसकी जिंदगी में और भी चुनौतियां आनी बाकी थीं? कालचक्र को हराने के बाद आराध्या की शक्ति और ज्ञान में एक अनोखी वृद्धि हुई थी। दुनिया में फिर से स्थिरता लौट आई थी। घड़ियां सही समय पर चलने लगी थीं और लोगों की यादें भी अपनी जगह लौट आई थीं। दक्ष और कालिका दोनों ही आराध्या पर गर्व कर रहे थे। उसने अपनी पहली बड़ी चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया था। लेकिन समय का चक्र कभी रुकता नहीं। कुछ ही दिनों बाद आराध्या ने एक अजीब सा एहसास करना शुरू किया। उसके भीतर की घड़ी, जो हमेशा समय के साथ तालमेल में रहती थी, अब विचित्र व्यवहार करने लगी थी। कभी उसे लगता कि समय बहुत धीरे चल रहा है और कभी इतना तेज कि एक पल में घंटे बीत जाते। यह कोई काल चक्र जैसा सीधा हमला नहीं था, बल्कि एक विचित्र असंतुलन था। एक शाम जब आराध्या अपने कमरे में बैठी थी, उसने देखा कि उसके सामने रखी किताब के शब्द अपने आप बदल रहे हैं। पहले वहां एक कविता थी और अगले ही पल वह विज्ञान का लेख बन गई। उसने अपनी आंखें मलीं, लेकिन जादू जारी था। उसने तुरंत कालिका को बताया। कालिका ने गंभीरता से सुना और फिर कहा, आराध्या, यह एक नया खतरा है। यह किसी शत्रु का काम नहीं लगता, बल्कि समय की अपनी प्रकृति में कुछ बदलाव आ रहा है। हो सकता है कि पिछले हमलों ने समय की डोर को कहीं से कमजोर कर दिया हो और अब वह स्वयं को ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इस प्रक्रिया में आसपास के समय में उलझन पैदा हो रही है। दक्ष ने चिंतित होकर पूछा, तो इसका क्या मतलब है? क्या समय अब अपनी नियत से भटक जाएगा? कालिका ने उत्तर दिया, हमें इस समय की उलझन की जड़ तक पहुंचना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी कायनात का संतुलन बिगड़ सकता है। लोगों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि समय के बिना कुछ भी स्थिर नहीं रहता। आराध्या ने महसूस किया कि यह चुनौती कालचक्र से अलग थी। यहां कोई शत्रु नहीं था जिसे हराना था, बल्कि समय की प्रकृति को ही समझना और संतुलित करना था। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग कर समय के इस नए रूप को महसूस करना शुरू किया। उसे पता चला कि यह उलझन दुनिया के कई हिस्सों में एक साथ हो रही थी। क्या आराध्या इस नए अदृश्य खतरे को समझ पाएगी? क्या वह समय की उलझी हुई डोर को फिर से सुलझा पाएगी और कायनात को इस बड़े संकट से बचा पाएगी? कालिका की बात सुनकर आराध्या के मन में एक गहरा विचार आया। यह लड़ाई किसी शत्रु से नहीं थी, बल्कि समय के अपने ही बिगड़ते स्वरूप से। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी सारी शक्तियां एकत्रित कीं। अब उसे केवल अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा करना था, उस ज्ञान पर जो कालिका ने उसे दिया था और उस प्राचीन ऊर्जा पर जो उसके भीतर एक विजय तौर के रूप में जागृत हुई थी। आराध्या ने समय की उलझन को समझने के लिए एक अनोखी यात्रा शुरू की। उसने अपनी चेतना को समय की धाराओं में प्रवाहित कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे एक तैराक पानी में गोते लगाता है। उसने महसूस किया कि समय का प्रवाह अब सीधा नहीं था। वह कहीं कहीं से मुड़ रहा था, कहीं कहीं से रुक रहा था और कहीं कहीं तेज हो रहा था।
यह ऐसा था जैसे किसी ने एक नदी के बहाव को छेड़ दिया हो। उसने देखा कि समय की यह असमानता किसी एक स्थान तक सीमित नहीं थी, यह पूरी कायनात में फैल रही थी। कहीं एक फूल जो अभी खिला था अगले ही पल मुरझा जाता, तो कहीं एक बूढ़ा व्यक्ति पल भर में जवान हो जाता। यह सब समय के बिगड़ते संतुलन का परिणाम था। कालिका ने समझाया, यह समय की ग्राहक है, दक्ष। जब समय अपना संतुलन खो देता है तो वह खुद को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वह आसपास की चीजों को भी प्रभावित करता है। हमें इस ग्राहक को ठीक करना होगा। न्यू एपिसोड 5। आराध्या को समझ में आ गया कि उसे समय की असली प्रकृति को समझना होगा, उसके मूल स्रोत को खोजना होगा जहां से यह उलझन उत्पन्न हो रही थी। उसने अपनी शक्ति का उपयोग कर एक समय निर्धारण किया, जिससे वह उन स्थानों को पहचान सकी जहां समय सबसे अधिक असंतुलित हो रहा था। उसकी यात्रा उसे एक प्राचीन भूले हुए स्थान पर ले गई, एक ऐसी जगह जहां समय का आरंभ और अंत मिलते थे। यह एक शून्य बिंदु पर था, जहां समय की शक्ति अपने सबसे शुद्ध रूप में उपस्थित थी। लेकिन इस शून्य बिंदु में एक दरार पड़ गई थी, जिसके कारण समय का प्रवाह असंतुलित हो गया था। जैसे ही आराध्या ने शून्य बिंदु के पास कदम रखा, उसने महसूस किया कि उसकी अपनी हस्ती भी समय के इस बिगड़ते प्रवाह में उलझ रही है। उसे अपने अतीत और भविष्य एक साथ दिखने लगे। उसके लिए एक ही पल में बचपन की यादें और आने वाले कल के सपने जीवित हो उठे। यह एक अद्भुत लेकिन डरावना अनुभव था। क्या आराध्या इस शून्य बिंदु की दरार को ठीक कर पाएगी? क्या वह अपनी ही अस्तित्व को समय के इस बिगड़ते चक्रव्यूह से बचा पाएगी और कायनात के संतुलन को वापस ला पाएगी? कहानी आगे जारी रहेगी। यह रहा आपके दिए गए अंश का साहित्यिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध हिंदी अनुवाद। मूल भाव, गहराई और कथात्मक प्रवाह को संजोते हुए। अंडरा ददाचा, शून्य बिंदु का रहस्य, आराध्या की परीक्षा। जब आराध्या शून्य बिंदु तक पहुंची तो उसने जो अनुभव किया वह उसकी कल्पना से भी परे था। वहां समय का प्रवाह इतना तीव्र और जटिल था कि हर एक पल एक संपूर्ण युग के समान प्रतीत हो रहा था। स्वयं उसका अस्तित्व भी इस समय के भंवर में डूबने उतरने लगा था। एक ही क्षण में उसने अपने बचपन के खेल देखे, पिता दक्ष और कालिका के साथ बिताए पल पुनः महसूस किए, और अगले ही पल उसने एक झलक देखी भविष्य की, जहां वह एक वृद्ध विदुषी स्त्री के रूप में समय के रहस्यों को सुलझा रही थी। यह एक काल माया हुआ थी जो उसकी सामर्थ्य की असली परीक्षा बनकर आई थी। उसने अपनी आंखें मूंद दी और संपूर्ण चेतना को एकत्रित किया। उसे स्मरण हुआ कालिका का वाक्य, समय को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे केवल समझा जा सकता है और उसके साथ बहा जा सकता है। इस विचार को उसने अपनी शक्ति का मूल बनाया। उसने समय की उग्र धारा से संघर्ष करने के स्थान पर उसके साथ बहना आरंभ किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह इस अराजकता में भी एक शांतिपूर्ण केंद्र रच सकती है। जैसे ही उसने वह केंद्र बनाया, शून्य बिंदु की दरार उसके समक्ष प्रकट हुई। यह कोई भौतिक दरार नहीं थी, अपितु समय की मूल संरचना में एक छिद्र था जिससे ऊर्जा बह रही थी और अस्तित्व में असंतुलन उत्पन्न हो रहा था। यह दरार उस विशाल समय चक्र के भीतर थी जिसके माध्यम से प्रत्येक युग, प्रत्येक क्षण और प्रत्येक आत्मा गुजरती है। आराध्या ने अपनी समस्त शक्ति उस दरार पर केंद्रित की। अपनी ऊर्जा को उसने समय की मूल धारा में प्रवाहित किया और वह दरार धीरे धीरे भरने लगी। यह कार्य अत्यंत पीड़ादायक और कठिन था, क्योंकि उसे समय के प्रत्येक पल को अपने भीतर आत्मसात करना पड़ रहा था। उसकी आत्मा समय के भार से दबने लगी थी। दक्ष और कालिका दूर खड़े आश्चर्य और चिंता से उसकी इस तपस्या को निहार रहे थे। घंटों तक अपनी शक्ति का उपयोग करने के पश्चात अंततः शून्य बिंदु से एक तीव्र प्रकाश फूटा और वह दरार पूर्णतः भर गई।
समय का प्रवाह पुनः संतुलित हो गया। घड़ियां अपनी लय में लौट आईं और लोगों की स्मृतियां स्थिर हो गईं। समूची सृष्टि में एक गहन शांति व्याप्त हो गई। जब आराध्या ने अपनी आंखें खोलीं तो उनमें एक नवीन प्रकाश था, ज्ञान और शांति से ओतप्रोत। उसने समय को उसकी मूल स्थिति में लौटा दिया था। नप्वाह, एक नया मार्ग, विजय तौर की विरासत। अब आराध्या केवल समय की रक्षक नहीं रह गई थी, वह अब एक ऐसी ज्ञानी सत्ता बन चुकी थी जो समय की प्रकृति को न केवल समझती थी बल्कि उसे संतुलित भी करती थी। शून्य बिंदु की मरम्मत कर उसने यह सिद्ध कर दिया था कि विजय तौर की शक्ति केवल शत्रुओं से युद्ध करने के लिए नहीं बल्कि समय के संतुलन की रक्षा के लिए भी है। जब वह लौटकर दक्ष और कालिका के समक्ष आई, उनके चेहरे गर्व और संतोष से दमक रहे थे। दक्ष ने उसे आलिंगन में भरते हुए कहा, तूने वह कर दिखाया मेरी बेटी जो शायद कोई भी विजय तौर अब तक नहीं कर सका। कालिका मुस्कुराई और बोली, अब तू केवल विजय तौर नहीं रही आराध्या, तूने समय के सबसे गूढ़ रहस्यों को जान लिया है। तेरा पथ अब दक्ष से भी आगे निकल गया है। आराध्या ने दोनों को निहारा और उसके मुख पर एक नई शांति का तेज था। उसने अपनी शक्तियों को एक नवीन दिशा दी। अब उसका कर्तव्य केवल समय की रक्षा करना नहीं था बल्कि उसे दिशा भी देना था। उसने देखा कि समय का उपयोग केवल युद्ध या रक्षा के लिए नहीं बल्कि ज्ञान और प्रगतियान के लिए भी किया जा सकता है। उसने अतीत के युगों से ज्ञान अर्जित किया, प्राचीन रहस्यों को उजागर किया और भविष्य के लिए नए द्वार खोले। लेकिन प्रश्न अभी भी शेष था, क्या आराध्या अपनी इस नई भूमिका में सफल हो पाएगी? क्या वह समय की शक्ति को एक बेहतर संसार के निर्माण हेतु प्रयोग कर पाएगी या समय की अगली चुनौतियां उसकी प्रतीक्षा में हैं? यदि आप चाहें तो अगला भाग समय की दिशा, नई चुनौतियां भी इसी शैली में अनुदित कर सकता हूं। बताइए, क्या आगे बढ़ें? यह रहा आपके दिए गए अंश का साहित्यिक और भावनात्मक रूप से समृद्ध हिंदी अनुवाद, मूल भाव, गहराई और कथात्मक प्रवाह को संजोते हुए। शून्य बिंदु का रहस्य, आराध्या की परीक्षा। जब आराध्या शून्य बिंदु तक पहुंची तो उसने जो अनुभव किया वह उसकी कल्पना से भी परे था। वहां समय का प्रवाह इतना तीव्र और जटिल था कि हर एक पल एक संपूर्ण युग के समान प्रतीत हो रहा था। स्वयं उसका अस्तित्व भी इस समय के भंवर में डूबने उतरने लगा था। एक ही क्षण में उसने अपने बचपन के खेल देखे, पिता दक्ष और कालिका के साथ बिताए पल पुनः महसूस किए और अगले ही पल उसने एक झलक देखी भविष्य की, जहां वह एक वृद्ध विदुषी स्त्री के रूप में समय के रहस्यों को सुलझा रही थी। यह एक काल माया थी जो उसकी सामर्थ्य की असली परीक्षा बनकर आई थी। उसने अपनी आंखें मूंदी और संपूर्ण चेतना को एकत्रित किया। उसे स्मरण हुआ कालिका का वाक्य, समय को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसे केवल समझा जा सकता है और उसके साथ बहा जा सकता है। इस विचार को उसने अपनी शक्ति का मूल बनाया। उसने समय की उग्र धारा से संघर्ष करने के स्थान पर उसके साथ बहना आरंभ किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह इस अराजकता में भी एक शांतिपूर्ण केंद्र रच सकती है। जैसे ही उसने वह केंद्र बनाया, शून्य बिंदु की दरार उसके समक्ष प्रकट हुई। यह कोई भौतिक दरार नहीं थी, अपितु समय की मूल संरचना में एक छिद्र था जिससे ऊर्जा बह रही थी और अस्तित्व में असंतुलन उत्पन्न हो रहा था। यह दरार उस विशाल समय चक्र के भीतर थी जिसके माध्यम से प्रत्येक युग, प्रत्येक क्षण और प्रत्येक आत्मा गुजरती है। आराध्या ने अपनी समस्त शक्ति उस दरार पर केंद्रित की। अपनी ऊर्जा को उसने समय की मूल धारा में प्रवाहित किया और वह दरार धीरे धीरे भरने लगी। यह कार्य अत्यंत पीड़ादायक और कठिन था क्योंकि उसे समय के प्रत्येक पल को अपने भीतर आत्मसात करना पड़ रहा था। उसकी आत्मा
समय के भार से दबने लगी थी। दक्ष और कालिका दूर खड़े आश्चर्य और चिंता से उसकी इस तपस्या को निहार रहे थे। घंटों तक अपनी शक्ति का उपयोग करने के पश्चात अंततः शून्य बिंदु से एक तीव्र प्रकाश फूटा और वह दरार पूर्णतः भर गई। समय का प्रवाह पुनः संतुलित हो गया। घड़ियां अपनी लय में लौट आईं और लोगों की स्मृतियां स्थिर हो गईं। समूची सृष्टि में एक गहन शांति व्याप्त हो गई। जब आराध्या ने अपनी आंखें खोलीं तो उनमें एक नवीन प्रकाश था, ज्ञान और शांति से ओतप्रोत। उसने समय को उसकी मूल स्थिति में लौटा दिया था। एक नया मार्ग, विजयतौर की विरासत। अब आराध्या केवल समय की रक्षक नहीं रह गई थी, वह अब एक ऐसी ज्ञानी सत्ता बन चुकी थी जो समय की प्रकृति को न केवल समझती थी बल्कि उसे संतुलित भी करती थी। शून्य बिंदु की मरम्मत कर उसने यह सिद्ध कर दिया था कि विजयतौर की शक्ति केवल शत्रुओं से युद्ध करने के लिए नहीं बल्कि समय के संतुलन की रक्षा के लिए भी है। जब वह लौटकर दक्ष और कालिका के समक्ष आई, उनके चेहरे गर्व और संतोष से दमक रहे थे। दक्ष ने उसे आलिंगन में भरते हुए कहा, तूने वह कर दिखाया मेरी बेटी जो शायद कोई भी विजयतौर अब तक नहीं कर सका। कालिका मुस्कुराई और बोली, अब तू केवल विजयतौर नहीं रही आराध्या, तूने समय के सबसे गूढ़ रहस्यों को जान लिया है। तेरा पथ अब दक्ष से भी आगे निकल गया है। नई एपिसोड 7। उल्हासनगर, महाराष्ट्र, जहां आराध्या का जन्म हुआ था, अब उसके लिए केवल एक बिंदु मात्र बंसान था उस विराट ब्रह्मांड में जिसे वह खोज रही थी। उसने देखा कि हर समांतर आयाम में मानवता और प्रकृतियों के स्वरूप भिन्न थे। कहीं प्रौद्योगिकी बम ने प्रकृति को पूर्णतः जकड़ लिया था, तो कहीं प्रकृति बम ने मानवता को अपने में समाहित कर लिया था। अब आराध्या का अन्वीन लक्ष्य इन समस्त आयामों के बीच संतुलन स्थापित करना था, ताकि कोई भी आयाम दूसरे के लिए विनाशकारी मौत न बन जाए। किंतु जब आराध्या ने इन आयामों के मध्य जोड़हौत स्थापित करना प्रारंभ किया तो एक नया संकट उत्पन्न हुआ जिसे कहा गया आयामिक टकराव। यह तब होता था जब दो या अधिक समांतर आयाम आपस में टकराते, जिससे असमय का प्रवाह उलझ जाता और अब अस्तित्व धुंधला पड़ने लगता। कभी कभी यह टकराव इतना प्रबल होता कि संपूर्ण अस्तित्व भी ही संकट में आ जाता। लोगों की स्मृतियां उलझ जाती थीं और वे विभिन्न आयामों की तो मिश्रित वास्तविकताओं का एक साथ अनुभव करने लगते थे। यह भय इतना गहरा था कि उन काल चक्र या प्रकृति का क्रोध भी इसके आगे कमजोर मात प्रतीत होता था। एक बार उल्हासनगर मार्ग के ठीक ऊपर दो विशाल आयामों का टकराव आरंभ हो गया। एक आयाम में उल्हासनगर एक भविष्यवादी नगरी भी था, जहां उड़ती कारें थीं और आकाश को छूती इमारतें। दूसरे आयाम में वही नगर एक आंध प्राचीन ग्राम लाबत था, जहां लोग खेती करते थे और कच्चे मकानों में रहते थे। इस टकराव के कारण उल्हासनगर के लोग एक ही क्षण में दो भिन्न भिन्न वास्तविकताओं का अनुभव कर रहे थे। कुछ भ्रमित थे तो कुछ विक्षिप्त मठार हो रहे थे। आराध्या को तुरंत इस स्थिति को बेरा नियंत्रित मास करना पड़ा। उसने अपनी शक्ति का उपयोग कर दोनों आयामों के मध्य एक सुरक्षित सेतु का निर्माण किया। उसने अपनी चेतना को दोनों आयामों में विस्तृत किया और उन्हें समझाया कि उन्हें एक दूसरे के अस्तित्व का सम्मान सामना करना होगा। उसने उन आयामों से वह ऊर्जा बाहर निकाली जो टकराव उत्पन्न कर रही थी और उन्हें संतुलित किया। यह एक अत्यंत सूक्ष्म और जोखिमपूर्ण कार्यमीन था, क्योंकि थोड़ी भी त्रुटि से दोनों आयाम नष्टखंड हो सकते थे। अंततः आराध्या ने आयामिक टकरावसान को सफलतापूर्वक अशांतमन किया। दोनों आयाम अपने अपने स्थान पर पुनः स्थित हो गए और उल्हासनगर के लोगों ने राहत की सांस मत ली। इस अनुभव से आराध्या ने जाना कि समय का नियंत्रण पर्याप्त नहीं, बल्कि प्रत्येक अस्तित्व और प्रत्येक आयाम का आदरवन भी उतना ही आवश्यक है।
अल्लाह अनंत के द्वार, एक नई पीढ़ी की तैयारी। अब आराध्या अनंत काल की गूंजन को पूरी तरह समझ चुकी थी। उसने यह भी अनुभव किया कि यह अनंत यात्रा केवल उसकी अव्यक्तिगत साधना यूं नहीं थी, बल्कि एक अविरासत माँ थी जो उसकी पुत्री और फिर उसकी संतान आगे ले जाएगी। उसने बाम समय के कोशागार इमारत के ज्ञान को एक ऐसी वन शिक्षा प्रणाली बयान में परिवर्तित किया जिसके माध्यम से आगामी पीढ़ियां भी समय के इन गहन रहस्यों को समझ सकें और यहाँ संजो सकें। यह रहा आपके अध्याय समय के बीज, नई पीढ़ी की तैयारी का शुद्ध हिंदी में सुंदर अनुवाद। अवनाल समय के बीज, नई पीढ़ी की तैयारी। आयामिक टकरावन को शांत करने के उपरांत आराध्या में आपने अनंत काल की गूंजन को और भी गहराई से समझा। अब उसे यह अनुभूति होने लगी कि उसका सफर सिर्फ समय को बचाने या संतुलित करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए समय के बीजन बोने थे। उल्हासनगर की उस भूमि पर खड़ी होकर जहां से उसका जीवन आरंभ हुआ था, उसने महसूस किया कि अपनी विरासत को आगे बढ़ाना कितना आवश्यक और पवित्र कर्तव्य है। कालिका और मक्षा, जो अब केवल सहायक नहीं बल्कि उसके मार्गदर्शकवान बन चुके थे, ने आराध्या के इस नवीन दृष्टिकोण का सहर्ष स्वागतमान किया। कालिका ने कहा, बेटी, हर विजय तौर का एक अंतिम लक्ष्य होता है। तुम्हारा लक्ष्य केवल समय का नियंत्रण नहीं, बल्कि उसे अमर बनाना है, एक ऐसी शक्ति के रूप में जो सदा मानवता की सेवा करे। आराध्या ने समय के कोशागार वन से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग कर एक विशेष संस्थान की स्थापना की, जिसे उसने नाम दिया कालशाला। यह कोई साधारण विद्यालय नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक और तकनीकी केंद्र था, जहां उन बालकों को प्रशिक्षण दिया जाता था जिनमें समय की शक्ति को अनुभव करने की क्षमता निहित थी। उल्हासनगर और उसके आसपास के क्षेत्रों से ऐसे चुनिंदा बालकों का चयन होता जिनमें दो विजय तौरीत के गुण विद्यमान होते। इस कालशाला में आराध्या ने उन्हें न केवल समय को नियंत्रित करना व सिखाया, बल्कि उसे समझना, उसका उस आदर व करना और उसके साथ उस संतुलित व्यवहार करना भी सिखाया। उसने उन्हें सिखाया कि वे अतीत की भूलों से शिक्षा लें, वर्तमान को पूर्णता से जिए और भविष्य को करुणा व ज्ञान के साथ आकार दें। उसने उन्हें आयामिक टकराव जैसे संकटों से निपटने के लिए तैयार किया तथा समय के अनंत रहस्यों की खोज के लिए प्रेरित किया। किंतु इस प्रक्रिया में एक विलक्षण चुनौती सामने आई, जिसे कहा गया स्मृति का प्रभाव। जब आराध्या ने इन बालकों को समय के गहन रहस्यों से अवगत कराया, तो कभी कभी उनके मस्तिष्क पर अतीत और भविष्य की स्मृतियों का अत्यधिक बोझा पड़ने लगता था। कुछ बालक अपने बचपन की स्मृतियां भूलने लगे, तो कुछ भविष्य के भय से संकटग्रस्तान हो गए। यह एक प्रकार का मानसिक दबाव था जो समय की शक्ति को वहन करने से उत्पन्न हो रहा था। आराध्या ने इस समस्या को शीघ्र ही समझा। उसे झांत हुआ कि दसमय के कोशागार में ताडा में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा विद्यमान थी जो स्मृति को संतुलित वंश करने में सक्षम थी। उसने अपनी शक्ति का प्रयोग कर उस ऊर्जा को एक विशिष्ट यंत्र, स्मृति रक्षक यंत्र, में रूपांतरित किया। यह यंत्र बालकों के मस्तिष्क को अतीत और भविष्य के भार से सुरक्षित मात्र रखता और उन्हें केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता। आराध्या ने प्रत्येक बालक के लिए एक स्मृति रक्षक यंत्र तैयार किया और उसे कालशाला की शिक्षा का अविभाज्य अंग बना दिया। धीरे धीरे बालक समय की शक्ति को बिना मानसिक दबाव के समझने और साधने लगे। उन्होंने न केवल विजय तौर की शक्ति को आत्मसात किया, बल्कि उसे अपनी जीवन दिशा बना लिया। विरासत की अमर कहानी। एक नया युग्मन आराध्या ने ऐसी एक पीढ़ी को आकार दिया
जो न केवल मन विजय तौरों की शक्ति को धारण करेगी बल्कि हान समय के प्रत्येक स्वरूपान का सम्मान भी करेगी। उसने सिद्ध कर दिया कि सच्चा विजय तौर वह नहीं जो केवल युद्ध करे, बल्कि वह है जो समय को समझे, उसे संतुलित पांच करे और उसे एक श्रेष्ठ भविष्य पमज की ओर मार्गदर्शन बाण प्रदान करे। क्या आराध्या की यह कालशाला भविष्य में समय की ओर भी नई शक्तियों व रहस्यों को उद्घाटित कर सकेगी? न्यू एपिसोड 8 द ब्रोदर, विरासत की अमर कहानी, एक नया युग। आराध्यानो की अकालशाला सो ने उल्हासनगरमास की धरा पर एक अन्वयुगामस का सूत्रपात किया। वे बालक जो कभी समय की शक्तियों से भयभीत थे, अब उसी शक्ति का उपयोग ज्ञान और दानाकुरुणा मास के साथ करना सीख चुके थे। स्मृति रक्षक यंत्रमास की सहायता से उनके चित्त पर न तो अतीत का भार था, न ही भविष्य की चिंता। वे पूर्णतः वर्तमान में स्थित होकर समय के रहस्यों को जानने की दिशा में अग्रसर थे। दक्ष और कालिका ने अपनी आंखों से देखा कि किस प्रकार उनकी विरासत पम्मो एक ऐसी पीढ़ी में परिवर्तित हो रही थी जो उनकी कल्पना की सीमाओं से भी परे थी। आराध्या ने इन बालकों को केवल असमय के कोशागार्यमत का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें अनंत काल की गूंजवन को सुनना और अनुभूत करना भी सिखाया। अब वे समानांतर आयामों को अनुभव करने में सक्षम थे, उनके मध्य संतुलन को समझ सकते थे और आयामिक टकराव जैसे संकटों से सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार थे। कालशाला से निकले प्रत्येक छात्र में न केवल विजय तौर की शक्ति में थी, बल्कि उसके साथ साथ संतुलन वो और दिशामन का गहन विवेक भी था। किंतु जब यह नई पीढ़ी अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही थी, समय सनास ने एक और अद्भुत मोड़ समझ लिया। सृष्टिअंश के उस सुदूर कोने से, जहां समय की गति सबसे मंद थी, एक नई शक्ति प्रकट हुई जिसे नाम दिया गया काल शून्य की पुकार। यह कोई दोस्ताना शत्रु ना नहीं था, ना ही कोई सना असंतुलन, बल्कि यह एक ऐसी बसाने गूंजती पुकार बन थी जो उन सभी तत्वों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी जो समय के इस व्यापक चक्र से मुक्ति पाना चाहते थे। वे आत्माएं जो हान शांति इसकी आकांक्षी थीं, वे न घटनाएं जो अधूरी रह गई थीं, और वे वो रहस्य जो कभी उजागर न हो सके थे। काल शून्य की पुकार ने उल्हासनगर और समस्त सृष्टियान में एक विचित्र निःशब्दता उत्पन्न कर दी थी। लोग तम अकारण शांतमन होने लगे, उनकी पानिच्छाएं क्षीणवन होने लगीं और वे अपने ही अस्तित्व के प्रति उदासीनान होते चले गए। यह कोई साधारण शांति नहीं थी, बल्कि एक घन, मौन और अप्रतिम कान ठहराव था। यदि यही स्थिति बनी रही तो संपूर्ण सृष्टि धीरे धीरे शून्य मायन में विलीन हो जाएगी। आराध्या ने इस गूढ़ पुकारवेन को तत्क्षण अनुभव कर लिया। उसे यह भी झांत हुआ कि यह शक्ति किसी बोना बुराइयों का परिणाम नहीं थी, बल्कि समय के अंत की एक बिना प्राकृतिक प्रक्रिया बोझ थी जो अब तीव्र गति से विकसित हो रही थी। उसने अपनी कालशाला के सर्वाधिक उप्रखर शिष्यों वाना को बुलाया। उनमें एक विशिष्ट युवती थी, काव्या, जिसके भीतर आराध्या जैसी ही तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा वो थी। आराध्या ने बे काव्याओं और अन्य शिष्यों को यह उत्तरदायित्व सौंपा कि वे काल शून्य की पुकारियन को समझें, उसका स्रोत पहचानें और उसे संतुलित करने का मार्ग खोजें। यह एक ऐसी चुनौती थी जो अब तक के सभी संकटों से भिन्न थी, क्योंकि इसमें कोई युद्ध नहीं, कोई था शत्रु नहीं, केवल समय के अंत को समझना और उसे एक नया अर्थवन देना था। ना अनंत काल की गूंज, एक नया सफर काल शून्य की पुकार ने आराध्या और उसकी नव पीढ़ी के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। अब उनका लक्ष्य केवल समय की रक्षा मानी करना नहीं था, बल्कि उसे अनंतता से जोड़ना ही था। उल्हासनगर माली की भूमि से प्रारंभ हुई यह गाथा अब सृष्टि के सबसे गहरे रहस्यों मन तक पहुंच चुकी थी। क्या काव्या और उसकी पीढ़ी काल शून्य की इस पुकार को समझ सकेगी?
क्या वे समय को शून्य में विलीन होने से रोक पाएंगे या उसे एक नया, शांत और अनंत अस्तित्व दे पाएंगे? आराध्या ने दोनों को निहारा और उसके मुख पर एक नई शांति का तेज था। उसने अपनी शक्तियों को एक नवीन दिशा दी। अब उसका कर्तव्य केवल समय की रक्षा करना नहीं था, बल्कि उसे दिशा भी देना था। उसने देखा कि समय का उपयोग केवल युद्ध या रक्षा के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान और प्रगति के लिए भी किया जा सकता है। उसने अतीत के युगों से ज्ञान अर्जित किया, प्राचीन रहस्यों को उजागर किया और भविष्य के लिए नए द्वार खोले। लेकिन प्रश्न अभी भी शेष था। क्या आराध्या अपनी इस नई भूमिका में सफल हो पाएगी? क्या वह समय की शक्ति को एक बेहतर संसार के निर्माण हेतु प्रयोग कर पाएगी, या समय की अगली चुनौतियां उसकी प्रतीक्षा में हैं? यदि आप चाहें तो अगला भाग, समय की दिशा, नई चुनौतियां भी इसी शैली में अनुदित कर सकता हूं। बताइए, क्या आगे बढ़ें? यह रहा आपके दिए गए अंश का साहित्यिक, गूढ़ और भावनात्मक हिंदी अनुवाद, जिससे समय की दिशा, नई चुनौतियां अध्याय को पूर्णता और गहराई मिलती है। आहार, समय की दिशा, नई चुनौतियां। शून्य बिंदु को ठीक कर समय के प्रवाह को संतुलित करने के पश्चात आराध्या एक नव प्रभा के साथ प्रकट हुई। उसने समय के रहस्यों को केवल समझा ही नहीं, बल्कि उन्हें एक नवीन अर्थ प्रदान किया। अब उसका उद्देश्य मात्र रक्षा करना नहीं था, बल्कि समय को दिशा देना और उसे नूतन मार्ग दिखाना भी था। कालिका और दक्ष उसकी इस प्रगति से गर्वित और आनंदित थे, किंतु वे यह भली भांति जानते थे कि समय की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर मोड़ पर कोई नई चुनौती उसकी प्रतीक्षा करती है। अब आराध्या ने अपनी शक्तियों का उपयोग शिक्षा, अनुसंधान और विकास के लिए करना प्रारंभ किया। उसने प्राचीन, खो चुके ज्ञान को समय के आवरण से निकालकर वर्तमान में लाया, जिससे मानवता को एक नई गति और दिशा प्राप्त हुई। उसने समय की विभिन्न धाराओं को जोड़ते हुए ऐसे आविष्कार और खोजें की जिनकी किसी ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। कहीं उसने प्राचीन सभ्यताओं के विस्मृत चिकित्सा विज्ञान को पुनर्जीवित किया, तो कहीं भविष्य की तकनीकों मान को वर्तमान में उतारा, जिससे संसार अभूतपूर्व रूप से आगे बढ़ा। परंतु इस नवीन भूमिका में उसे कुछ अनोखी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। जब भी वह समय के तंतुओं को जोड़ती या उन्हें नई दिशा देती, समय विरोधी शक्तियां जाग उठतीं। ये अदृश्य शक्तियां समय के प्राकृतिक प्रवाह में किसी भी हस्तक्षेप को अस्वीकार करती थीं। उनके अनुसार समय को उसकी स्वाभाविक धारा में बहने देना ही श्रेयस्कर था, चाहे वह मार्ग कितना भी पीड़ादायक या विनाशकारी क्यों न हो। एक दिन जब आराध्या ने एक ऐसे युग से ज्ञान प्राप्त किया जहां जो प्रकृति ने स्वयं को चंगा करने की अद्भुत क्षमता विकसित कर ली थी, तब एक विचित्र घटना घटित हुई। प्रकृति का क्रोध नामक एक रहस्यमयी और अज्ञात शक्ति जागृत हो गई। वृक्ष और पौधे बिना किसी कारण के उगने लगे और नगरों को अपने घेरे में लेने लगे। नदियां अपना मार्ग बदलने लगीं और मौसम असामान्य रूप से अत्यधिक और अस्थिर हो गए। यह सब उस हस्तक्षेप का परिणाम था जो आराध्या ने समय और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध किया था। आराध्या ने अनुभव किया कि उसका प्रत्येक निर्णय, हर एक कदम समय के इस विस्तृत तंत्र पर गहरा प्रभाव डालता है। उसने यह सत्य आत्मसात किया कि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी आता है और समय के साथ खेलना एक अत्यंत सूक्ष्म और खतरनाक संतुलन है। अब उसे प्रकृति का क्रोध शांत करना था, बिना उस ज्ञान को गंवाए जो उसने संघर्ष से अर्जित किया था। न्यू एपिसोड 6। तो प्रश्न यह है, क्या आराध्या प्रकृति के इस विद्रोह को शांत कर पाएगी? क्या वह समय और प्रकृति इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रख पाएगी? क्या वह अपनी नई भूमिका में सफल होगी, जहां उसका कार्य केवल समय की रक्षा नहीं, बल्कि उसे दिशा देना भी है?
यदि आप चाहें तो हम अगला भाग, प्रकृति का नया समझौता या समय के तंतु, विनाश या उद्धार, लिखना शुरू कर सकते हैं। क्या आप कहानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं? यह रहा आपके द्वारा दिए गए अंश का शुद्ध साहित्यिक एवं भावनात्मक हिंदी भाषा में अनुवाद, जिसमें आराध्या की यात्रा, प्रकृति का संतुलन और भविष्य की झलक एक गूढ़ और गहराई भरे रूप में प्रस्तुत की गई है। जरा हड्डी, प्रकृति का क्रोध, संतुलन की खोज। आराध्या द्वारा लाया गया ज्ञान संसार को उन्नत और समुन्नत बनाने का प्रयास था, परंतु अनजाने में ही उसने प्रकृति के क्रोधान को जागृत कर दिया था। नगर वनों में परिवर्तित होने लगे थे, कृषि भूमियां बंजर हो गई थीं और ऋतुएं अपने नैसर्गिक संतुलन से भटक गई थीं। दक्ष और कालिका इस असंतुलन को देख अत्यंत चिंतित थे। कालिका ने कहा, समय और प्रकृति एक ही ताने बाने के दो तंतु हैं। पुत्री, तुमने समय को सीधा किया, परंतु प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप किया। इस क्रोध को शांत करना अनिवार्य है, किंतु बिना प्रकृति के स्वाभाविक नियमों को तोड़े। आराध्या ने अपनी नेत्र मूंद लिए और अपनी आंतरिक शक्तियों द्वारा प्रकृति के विकृत होते रूप को अनुभूत किया। उसे ज्ञात हुआ कि यह क्रोध किसी द्वेष से उत्पन्न नहीं हुआ था, अपितु यह स्वसंतुलन की पुकारवान थी, प्रकृति का एक आर्तनाद जो उसके नैसर्गिक स्वरूप की पुनर्प्राप्ति हेतु था। यह मानव के हस्तक्षेप को, चाहे वह सद्भावना पूर्ण ही क्यों न हो, स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसे ज्ञात हुआ कि समय के ज्ञान को प्रकृति के नियमों के साथ समरस करके ही सच्चा संतुलन संभव है, न कि उन्हें बलपूर्वक परिवर्तित करके। आराध्या ने अपनी चेतना को प्रकृति के प्रत्येक अंश में विलीन कर दिया। प्रत्येक वृक्ष की जड़ में, प्रत्येक नदी की धारा में, प्रत्येक पवन के झोंके में उसने देखा कि प्रकृति में स्वचिकित्सक होने की अद्वितीय क्षमता निहित है, परंतु मानवीय हस्तक्षेप ने उसे दुर्बल कर दिया था। उसने निश्चय किया, मुझे प्रकृति को उसकी स्वशक्ति पुनः प्रदान करनी होगी। अब उसने एक नवीन मार्ग चुना। उसने वह ज्ञान जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था, धीरे धीरे वापस लेना आरंभ किया, परंतु वह उस ज्ञान को पूर्णतः नष्ट नहीं कर रही थी, बल्कि उसे प्रकृति के अनुरूप ढाल रही थी। जहां पहले वह समय के प्रवाह को तेज करके फसलों की तीव्र वृद्धि करती थी, अब वह प्राकृतिक लय नाड़ के अनुसार उन्हें स्वस्थ व संतुलित रूप से पनपने देती थी। जहां पहले उसने नगरों को बदलने के लिए बाह्य ज्ञान लाया था, अब उसने उसी ज्ञान को प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण विकास के हेतु उपयोग में लिया। यह एक अत्यंत संवेदनशील और जटिल प्रक्रिया थी। उसे प्रत्येक चरण पर सतर्क रहना पड़ा, क्योंकि एक भी चूक प्रकृति को और अधिक क्रोधित कर सकती थी। धीरे धीरे उसने समय के सूत्रों को इस प्रकार बुनना आरंभ किया कि मानवता का उत्कर्ष भी हो और प्रकृति का संतुलन भी बना रहे। समय बीतने के साथ प्रकृति का क्रोध शांत होने लगा। वनों ने पुनः अपने संतुलित रूप में लौटना आरंभ किया। नदियां अपने प्राचीन मार्गों पर बहने लगीं और ऋतुएं फिर से अपने स्वाभाविक चक्रों में प्रवाहित होने लगीं। इस समस्त अनुभव ने आराध्या को एक घन सत्यवेद का बोध कराया। समय की शक्ति केवल संतुलन बनाए रखने के लिए नहीं है, बल्कि प्रत्येक तत्व के मूल स्वरूप का सम्मान करने के लिए भी है। अब वह केवल विजयतौर अंश नहीं रह गई थी, वह बन गई थी समय और प्रकृति की संतुलन धारिणी। उसने अनुभव किया कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण इस विशाल कालचक्रमण का भाग है और सबको साथ मिलकर ही आगे बढ़ना होगा। एक नया दृष्टिकोण, भविष्य की ओर न प्रकृति का क्रोध शांत होने के पश्चात आराध्या ने एक नवीन दृष्टिकोण में के साथ समय के पथ पर आगे बढ़ना आरंभ किया। अब उसने समय को केवल अतीत और वर्तमान का दर्पण नहीं,
अपितु एक निर्माणशील शक्तियान के रूप में देखा, एक ऐसा तंत्र जो भविष्य को आकार देता है। उसका लक्ष्य अब केवल अंत समय की रक्षा नौस करना नहीं था, बल्कि एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना था जहां समय, प्रकृति और मानवता तीनों एक संतुलन में सह अस्तित्व साथ में रहें। तो अब प्रश्न यह है, क्या आराध्या इस नवीन दृष्टिकोण के साथ समय की अनंत यात्रा में आगे बढ़ सकेगी? क्या वह ऐसा भविष्य रच पाएगी जहां समस्त जीवधारी समय के संग मिलकर संतुलन और समरसता के पथ पर अग्रसर हो सकें? यदि आप चाहें तो हम इस कथा का अगला अध्याय, समय के वन, वर्तमान का संकेत या संकलन, एक युगांत की ओर आरंभ कर सकते हैं। अरबारू एपिसोड, एक नया दृष्टिकोण भविष्य की ओर। प्रकृति का क्रोध। शांत हो जाने के उपरांत आराध्या ने समय के मार्ग पर एक नवीन दृष्टिकोण एनिंग के साथ आगे बढ़ना आरंभ किया। अब उसने समय को केवल अतीत और वर्तमान की धारा नहीं, बल्कि बमाई भविष्य का निर्माता में मानकर देखा। उसका उद्देश्य अब मात्र समय की रक्षा करना नहीं था, बल्कि ऐसा भविष्य रचना था जहां समय, प्रकृति और मानवता तीनों संतुलन में रहें। दक्ष और कालिका ने उसकी इस नवीन दृष्टि को समझा और उसमें पूर्ण सहयोग प्रदान किया। आराध्या ने समय के सूत्रों को इस प्रकार बुनना प्रारंभ किया कि प्रत्येक क्षण और प्रत्येक घटना एक उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करे। उसने समय की शक्ति का प्रयोग कर उन सूक्ष्म निर्णयों और घटनाओं को संतुलित किया जो मिलकर विस्तृत भविष्य का स्वरूप गढ़ती है। परंतु भविष्य को आकार देना इतना सरल नहीं था। समय की अपनी एक प्रवाहमान लय होती है और उसमें परिवर्तन करने का प्रयास अनपेक्षित परिणामन भी ला सकता है। एक दिन आराध्या ने अनुभव किया कि उसके प्रयासों के फलस्वरूप कुछ लोग समयबंधी हो गए हैं। ऐसे लोग जो नवीन समय प्रवाह के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। उनका समय धीमा पड़ गया था, वे वर्तमान में अटके रह गए थे और उनका विकास रुक गया था। वे मानो समय की पिछड़ी हुई शाखा में फंसे हुए थे। यह एक गंभीर समस्या सान थी। आराध्या का उद्देश्य तो सर्वजनहितौमन था, किंतु उसके प्रयासों ने अनजाने में कुछ को पीछे छोड़ दिया था। कालिका ने कहा, प्रत्येक परिवर्तन अपने साथ कुछ अनपेक्षित परिणाम लाता है। आराध्या, तुमने भविष्य को आकार देने की चेष्टा की, परंतु कुछ लोग समय की मुख्य धारा से कट गए। इन्हें पुनः उसी प्रवाह में सम्मिलित करना होगा। आराध्या को यह सत्य स्पष्ट हुआ कि समय का प्रवाह तभी सार्थक है जब वह सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हो। उसने अपने दिव्य सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए समयबंधी व्यक्तियों को पुनः समय की नवीन धारा में आकर्षित करने बैस का प्रयास किया। उसने उनके भीतर समाहित समय के साथ बहने की क्षमता को जागृततामक किया, उन्हें अतीत की स्मृतियों से मुक्त किया और भविष्य की संभावनाओं को देखने में सहायता प्रदान की। यह कार्य अत्यंत कठिन था, क्योंकि प्रत्येक समयबंधी व्यक्ति की अपनी एक विशिष्ट पीड़ा, अपना एक भिन्न भयबंध था। आराध्या ने धैर्य और करुणापन के साथ कार्य किया। उसने प्रत्येक आत्मा की कालधारा को व्यक्तिगत रूप से समझा और उसे सम्यक दिशा प्रदान की। धीरे धीरे समयबंधी लोग पुनः चलायमान हो गए। उनके मुख पर नई आशा और उत्साह की आभा परिलक्षित होने लगी। इस प्रकार आराध्या ने पुनः सिद्ध कर दिया कि ओम विजय तौर की शक्ति केवल शत्रुओं से युद्ध करने में नहीं, बल्कि मानवता को समय के संग समरस रूप से आगे बढ़ाने में लांद भी निहित है। अंत, अनंत की ओर एक नई शुरुआत। अब आराध्या केवल सत्य समय की रक्षक या संतुलन धारिणी नहीं रह गई थी, वह बन चुकी थी समय की दिशा धारिणी। उसने एक ऐसे भविष्य की आधारशिला रखी थी जहां समय, प्रकृति और मानवता एक दूसरे के सहारे मिलकर विकास करें। परंतु क्या यह अंत था? क्या आराध्या की यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी?
नहीं, समय कभी रुकता नहीं। वह अब भी अपने पिता मैंदक्ष के और गुरु खाला कालिका माई के साथ थी, किंतु उसकी भूमिका अब उनसे भी आगे निकल चुकी थी। उसने मई समय के अनंत रहस्यों को और गहराई से समझना आरंभ किया। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती, हर पल एक नई सीख लेकर आता। प्रिय ओ, तो अब प्रश्न यह उठता है, क्या आराध्या इस अनंत यात्रा में और भी अनवीन खोजों को उजागर कर पाएगी? क्या वह विजय तौर की विरासत को ऐसे उच्चतम स्तरयन पर ले जाएगी जहां समय का कोई अंत न हो, केवल एक अविराम अनंत शुरुआत? यह रहा आपके पाठ का शुद्ध हिंदी में भावपूर्ण और साहित्यिक अनुवाद। आरबेनवो, अंत अनंत की ओर एक नई शुरुआत। अब आराध्या केवल वान समय की रक्षिका, यमन संतुलन धारिणी बना नहीं रही थी, बल्कि वह बन चुकी थी समय की दिशा धारिणी। उसने एक ऐसे भविष्य की नींव रखी जहां समय, प्रकृति और मानवता तीनों एक दूसरे के सहारे मिलकर आगे बढ़ते हैं। दक्ष और सकालिका उसकी इस आध्यात्मिक प्रगति से अभिभूत थे। उन्होंने जब आराध्या को देखा तो अनुभव किया कि उनकी विरासत अब ऐसे हाथों में है जो उसे नए आयाम पेश दे रहे हैं। अब आराध्या ने समय को एक कलाहास के रूप में देखना आरंभ किया था। उसने समय के प्रत्येक क्षण को समझने की दूसरी क्षमता प्राप्त कर ली थी, जैसे कोई शिल्पकार मिट्टी को आकार देता है। उसने जाना कि समय केवल साग गुजरता उबार नहीं, बल्कि उसमें मन अनंत संभावनाएं कैद छिपी होती हैं। अपनी शक्तियों का प्रयोग कर उसने समय के कोषागार सेडीज की खोज की, एक ऐसा स्थान जो समय के समस्त ज्ञान, अनुभव और संभावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए था। यह कोई भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि समय के भीतर छिपा एक आध्यात्मिक क्षेत्र आरंभ था। परंतु समय के कोषागारम तक पहुंचना सरल नहीं था। इस रहस्यमयी स्थल की रक्षा स्वयं दमन समय के प्रतिबिंब करते थे, और वे प्रतिबिंब कोई और नहीं बल्कि बिना आराध्या के अपने ही अतीत के अनुभवमा थे। उसकी सफलताएं, उसकी त्रुटियां, उसके निर्णय। उसे उन सभी प्रतिबिंबों का सामना करना पड़ा, उनसे सीखना पड़ा और अंततः उन्हें अपनी शक्ति में बदलना पड़ा। कहीं उसे अपने प्रथम युद्ध में कालचक्रान से भिड़ना पड़ा, तो कहीं आनी प्रकृति के क्रोधान को शांत करना पड़ा, और कहीं समय बंधियों आन को वापस समय की मुख्य धारा में लाना पड़ा। हर प्रतिबिंब एक परीक्षा पैन थी जो उसके ज्ञान, संयम और दृढ़ताओं को और अधिक प्रबल बनाती गई। इस यात्रा के दौरान आराध्या ने एक गूढ़ सत्य बेन को प्राप्त किया। समय का वास्तविक पर नियंत्रण बाह्य शक्तियों में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर होता है। जब कोई विजय तौर अपने अतीत और भविष्य दोनों को एक साथ देखा पाता है और उनमें संतुलन स्थापित करता है, तभी वह समय का सच्चा स्वामी मैन बन पाता है। जब आराध्या ने अपने समस्त प्रतिबिंबों को स्वीकार कर लिया और उनसे सीख ली, तभी आज समय के कोषागार के द्वार उसके लिए खुल गए। कोषागार के भीतर एक ऐसा भंडार था जिसमें अनंत ज्ञान और अद्भुत शक्तियां समाहित थीं। यह कोई पुस्तकालय नहीं था, बल्कि समय के प्रत्येक क्षण का जीवित अनुभवन था। आराध्या ने इस दिव्य ज्ञान का उपयोग कर मानवता और संपूर्ण सृष्टि के लिए एक एनवीन मार्ग प्रशस्त किया। उसने वे रहस्य उद्घाटित किए जो समय के आरंभ से छिपे थे, और भविष्य के लिए अनंत संभावनाओं के द्वारमा खोल दिए। अब आराध्या केवल विजय तौर व नहीं थी, वह बन चुकी थी समय की अनंत यात्री, जो समय के हर क्षण में विद्यमान थी और उसे एक नवीन अर्थन दे रही थी। उसकी यात्रा अब समाप्त नहीं, बल्कि वह एक अनंत शुरुआतवन बन गई थी, जहां हर पल एक नया ज्ञान और हर मोड़ एक नई कथाओं लेकर आता था। बेजाता आत्तु स्फर अभी जारी है। आराध्या की यात्रा अब भी जारी है। समय के अनंत विस्तार इसमें उसने वह सब प्राप्त कर लिया है जिसकी कोई विजय तौर कल्पना कर सकता था, और उससे भी आगे बढ़ चुकी है।
अब प्रश्न यह है, आप आराध्या के इस अनंत सफर में और क्या देखना चाहेंगे? कोई नया संकट ओम, कोई अज्ञात रहस्य ओम, या फिर एक अननवीन युग जिसकी वह खोज में है? यह रहा आपके अध्याय अनंत काल की गूंज, एक नई दस्तक का मैं शुद्ध हिंदी आशा में अनुवाद दनासरवाद। अनंत काल की गूंज, एक नई दस्तक मल, समय के कोशागार से प्राप्त ज्ञान से परिपूर्ण आराध्या अब यह अनंत काल की गूंज बयान को सुन सकती थी। हर युग, हर क्षण और हर अस्तित्व की ध्वनि। उसकी यात्रा अब समय की सीमाओं को पार कर चुकी थी। वह केवल अतीत, वर्तमान और भविष्य को ही नहीं, बल्कि उन सभी समांतर आयामों बांग को भी अनुभव कर सकती थी जहां समय अपने भिन्न भिन्न रूपों में प्रवाहित हो रहा था। दक्ष और कालिका उसके इस विकास को देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि आराध्या ने अब विजय तौर की उन सीमाओं को भी पार कर लिया था जिनकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी।